कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कई पार्ट्स हैं बेटा। हर पार्ट्स को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कैपेसिटर इज सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। द टू कंडक्टर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। द कैपेसिटेंस बेसिकली डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, शेप पे, साइज पे और सेपरेशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है। एंड नेचर ऑफ इंसुलेटर बिटवीन द कंडक्टर दे आर यूज टू स्टोर द चार्जेस। ये बताया गया है बेसिकली कैपेसिटर के बारे में कि क्या करता है। फाइनली यहाँ पे आइए। सबसे पहले पूछ रहा है इसमें कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए ए और बी के बीच का। इस गिवन डायग्राम में क्या होगा, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनिए। ये जो है कुछ इस प्रकार से सर्किट दे रखा है। पहले सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। और कभी भी इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट तुम्हें दिखाई दें तो उसके लिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को अपनाइएगा। बहुत ही आसान हो जाएगा उस तरीकों को अपनाने से। क्योंकि अगर जो है अगर डायरेक्टली आपने मन ये सोचने लग गए कि यार कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, ठीक है, उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को यूज़ करोगे तो कहीं कोई गलती नहीं आएगी। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ना, बस आप उसको अटेंशन करो कि कौन किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली ये पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में एक आइडियल बैटरी मान लो जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, वी। अगर इसका पोटेंशियल वी होगा, इसका पोटेंशियल जीरो होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का कितना होगा बेटा, वी होगा। क्लियर है। तो देखो ये वी है तो देखो ये भी वी कर दो, ये वी है तो देखो ये वी कर दो। इसकी ट्रिक ये होती है कि जो खाली वायर होता है उस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। ये वी है तो देखो ये भी वी हो जाएगा। अब ये जीरो है तो देखो ये जीरो होगा, ये जीरो है तो देखो ये भी जीरो होगा, ये जीरो है तो देखो ये भी जीरो हो जाएगा। सही है। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ मान लिया पोटेंशियल एक्स है और यहाँ देखो इसके लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया वाई है, ये वाई है तो देखो ये भी वाई हो गया। ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कितने कैपेसिटर लगे हैं, एक दो तीन चार पाँच और एक छः लगे हुए हैं। तो कभी भी कुछ छः कैपेसिटर लगे हों तो याद रखना वी इधर लिखना, छः हों या पाँच हों तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन व्हीट स्टोन ब्रिज पे व्हीट स्टोन ब्रिज के बीच जो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है उस पर बेस्ड हो सकता है ये। कभी भी जब कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी रहती है। और यहाँ पे तो 6 हैं तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो यार ध्यान से कैसे सब पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो पहले मैंने वी, ये एक्स, इधर मैंने एक्स मान लिया, इधर मैंने बेटा वाई मान लिया और इधर मैंने जीरो मान लिया। इस तरीके से बना लोगे। अब यहाँ पर तुम जो दे रखा है देखो वी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, तो देखो वी और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लग दिया। ठीक है बेटा। अब तुम देखो इस वी और वाई के बीच में एक है तो देखो इस वी और वाई के बीच में एक लगा दिया। ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा एक, ये हो गया कंप्लीट। ठीक। अब देखो एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर लगा है। बच्चों देखो एक्स और वाई के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो। ठीक है भाई। उसके बाद देखो यहाँ पे वाई और जीरो के बीच में एक कैपेसिटर लगा है तो देखो वाई और जीरो के बीच में एक कैपेसिटर लगा। ठीक। उसके बाद देखो यार ध्यान से कि एक्स और जीरो के बीच में ये वाला कैपेसिटर भी लगा हुआ है। बच्चों देखो एक एक्स और जीरो के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है। ठीक। अब इसमें एक और देखो वी और जीरो के बीच में भी लगा हुआ है एक और। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, इस वी और जीरो के बीच में एक लगा हुआ है तो मैं इसको दिखा रहा हूँ। देखो वी और जीरो के बीच में, तो मैं इसको ऐसे दिखा दूंगा। देखो ऐसे थोड़ा सा यूँ करके और यूँ दिखा दूंगा। इसके बीच में एक कैपेसिटर और लगा दे रहा हूँ, इसके बीच में एक कैपेसिटर और लगा दे रहा हूँ बेटा। ये लगा दिया वी और जीरो के बीच में कैपेसिटर सी। तो देखो ध्यान से सुनो, ये मैंने जो दिखाया है ना ये इससे छुल नहीं रहा है ये तार, ये बिल्कुल पैरेलल में है इसके। तो पहले तो तुम देखो इसको सोचो, तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। देखो आपको अगर ये अटपटा सा लग रहा है ना तो इसको हटा दो यहाँ से। तुम्हें लग रहा है कि सर ये तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, तो यार यहाँ पे लगा दो, वी और जीरो के बीच में तो लगाना है, लगा दो। लो ये लगा लो सी। बस पहले आप इसको सॉल्व करो, इस वाले कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैपेसिटर जो हैं इनको सॉल्व करो। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करेगा होगा। यहाँ पे जो कंडीशन होती है व्हीट स्टोन ब्रिज की क्या होती है बताओ, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की, जो कि जो भी C1/C2 होता है बराबर होना चाहिए C3/C4 की अगर है तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा। ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है बेटा, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है, व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है। अगर ऐसा है तो बीच वाला कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे C/C लिख दूंगा, इक्वल टू हो गया C/C। देखो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है
जब रेशियो सेम आ रहा है तो ये वाला बीच का कैपेसिटर हटा देंगे, तो देखो नया जो बनेगा कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, ये बनेगा कुछ ऐसे। ये देखो बेटा, पहले दो कैपेसिटर तो लगे हुए हैं ऐसे, देखो वी और जीरो के बीच में इधर एक कैपेसिटर इधर एक कैपेसिटर, ये वाला हटा दिया है। ऐसे इस वी और जीरो के बीच में देखो एक कैपेसिटर दो कैपेसिटर यहाँ पे लगे हैं, देखो ये लग गया। और देखो ऊपर भी लगाया है एक वी और जीरो के बीच में, ऊपर देख लो वी और जीरो के बीच में सबसे ऊपर दिखा दिया है। देखो है तो ये वी और जीरो के बीच में ऐसे लगाया हुआ है, ये भी कैपेसिटर है, सही है। तो अब निकाल लो वी और जीरो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे सर? देखो दोनों ये सीरीज में, ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे हैं? सीरीज में। जब दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा बेटा? उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा C²/2C, ये आ जाएगा C/2। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ठीक ऊपर पर से इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? C/2 आ जाएगा। अब देखो वी और जीरो के बीच में अब कितने कैपेसिटर लग गए? देखो सी तो है ही है, एक कैपेसिटर जो है दो को हटा के लगाया C/2 का, और नीचे भी दो को हटा के लगाया C/2 का, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? ये देखो वी जो है ये पोजीशन ए वाली है, और जीरो वाली कौन सी पोजीशन थी? बी। तो देखो ए और जीरो के बीच का जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही पूछ रहा है ये। तो देखो ए और जीरो के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? देख लो, तीनों को जोड़ दो पैरेलल में, तो C प्लस C/2 प्लस C/2, तो बच्चों कितना हो गया? C प्लस C/2 कितना होगा? C। तो कितना आ गया आंसर? 2C आ गया। बोलो समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ पर हमने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला जो सिस्टम दिख रहा है, ये वाला जो सिस्टम तुम्हें दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा सिस्टम में तुमने क्या लगा दिया है? इस पूरे सिस्टम में क्या लगाया है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगाया है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट बोलता है कि ये जो है, अगर ये C1 है ये C2 है, C1/C2 बराबर C3/C4 है, तो जाहिर सी बात है इसका रेशो अगर सेम आ रहा है तो याद रखना बीच वाले कैपेसिटर को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। क्योंकि जब होगा इसका रेशो बराबर जब होगा जब इसका पोटेंशियल एक्स का पोटेंशियल और वाई का पोटेंशियल सेम होगा। जब पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो जाहिर सी बात है कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो ये कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा, खराब होगा बेकार तरीके से, इसका कोई यूज ही नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, जब भी कभी रेशो सेम आता है तो याद रखो एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम होता है, सेम पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हाँ बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया गया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, इसको एक्सप्लेन करना है। तो बस जाहिर सी बात है, जब हम प्लेट, ये देखो मैंने डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया था, उस डाइलेक्ट्रिक में एक पूरा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो मैंने आपको एक अलग वीडियो बनाई थी उसकी रिगार्डिंग। ठीक है, उसमें ये बताया गया था कि जब कभी कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब दो चार्ज प्लेट्स के बीच में डाली जाती है, एक कोई स्लैब है डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था इसका? सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था E0 एयर में। तो क्या हुआ कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब मैंने इसके बीच में डाली तो पोलराइजेशन होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव के साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, और नेगेटिव के साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ किसकी वजह से चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं? किस फिनोमेना की वजह से? इंडक्शन की वजह से हो रहे हैं ना। तो बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, इसे कहेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसे? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसे हम रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वो कितना होगा सर? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या नाम देते हैं हम? रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, बोलते हो नहीं? तो यहाँ इस शब्द से आपको पता चल रहा है ये क्या मतलब शब्द है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया ना। मान लो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पे 15 न्यूटन पर कूलम, सोचो, और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है वो बनना है 10 न्यूटन पर कूलम। तो बताओ रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा तुम्हारा? ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा है सर? 50 - 10 = 40 हो गया ना। तो 50 से 40 हो गया नहीं हो गया बेटा? बताओ 50 से 40 हो गया नहीं हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के रखने से, ये क्या रखा है हमने? डाइलेक्ट्रिक रखा है। तो इस डाइलेक्ट्रिक के रखने से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर इफेक्ट पड़ गया नहीं पड़ गया? बिल्कुल पड़ गया। अगर यहीं तुम्हारा अगर कंडक्टर होता, ठीक है,
तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल बराबर होता है, याद रखना, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अंदर इनसाइड द कंडक्टर, जीरो होता। ठीक है ना। तो याद रखो, जब भी कभी कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो ऑब्वियसली उस पर प्रभाव पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पहले रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका क्या होगा, के टाइम डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के टाइम डिक्रीज। मैंने बताया था जब कभी कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं बीच में, तो जो पोटेंशियल होता है, नया पोटेंशियल जो होता है, वो के टाइम घट जाता है। अगर पहले पोटेंशियल मान लो हमने के की वैल्यू, कोई मीडियम ऐसा था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 था और स्टार्टिंग में वोल्टेज थे कितने, 10 वोल्ट, तो नई वोल्टेज बताओ कितने होंगे सर, V/2 करोगे तो V/2 करोगे तो एक बताओ कितना हो गया, 10/2 हो गया, नहीं हो गया, तो कितना हो गया, 5 वोल्ट। तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के भरने से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2 है, उसे डालने से क्या हुआ, पोटेंशियल घट गया, और पोटेंशियल घटने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता है, V/D होता है। तो जब मेरा ये पोटेंशियल घट गया, तो एक बताओ पोटेंशियल घट गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो भैया रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो रिड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस होगा, के टाइम रिड्यूस होगा। सही बात है या नहीं, क्लियर है। अगर मेरा यहाँ पर देखो, अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो 2 होती, तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है सर, E0/K। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 50 है, तो के कितना है, 2, तो कितना आ गया रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, 50 न्यूटन पर कूलम आ गया, नहीं आ गया। तो ऐसे हम रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये से क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड घटा है। तो ये कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक के भरने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, घट जाता है। इसे एक्सप्लेन कर दिए। तो भाई इसमें लिख देना कि जब हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैसे लिखोगे, हम जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, व्हेन डाइलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो क्या होगा बेटा, देन एटम्स जो होते हैं, जो भी एटम्स होते हैं ऑफ डाइलेक्ट्रिक के, एटम्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक के क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। ये लिखना पड़ेगा आपको, एटम्स के क्या हो जाएंगे, विल बी पोलराइज्ड होंगे, विल बी पोलराइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, पोलराइज्ड हो जाएंगे। तो ड्यू टू पोलराइजेशंस आप क्या देखोगे, लिख लेना यहाँ पर, ड्यू टू पोलराइजेशंस, ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। चार्जेस क्या हो जाएंगे बेटा, इंड्यूस हो जाएंगे। चार्जेस क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे। किस पे, ऑन द सरफेस पर, ऑन द सरफेस पर। ठीक है, जो क्रिएट करेंगे अपना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिएट करेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना मेरे भाई, अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है बेटा। सो दैट रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तुम्हारा, बोलो, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E0/K हो जाएगा, ये आ जाएगा E बराबर E0/K। बोलो क्लियर है बेटा, क्लियर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये। बोलो क्लियर, ठीक। यही हमारे को एक्सप्लेनेशन देना था। चलो थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड क्या कह रहा है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, हैविंग चार्ज Q कनेक्टेड टू, इज कनेक्टेड अक्रॉस अनदर अनचार्ज कैपेसिटर B ऑफ कैपेसिटेंस 2C। ठीक है, ये कह रहा है पहला कैपेसिटर जो है हैविंग चार्ज Q, पहले कैपेसिटर पे तो चार्ज है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बैटरी से कनेक्टेड हुआ होगा, तभी तो चार्ज आया होगा इस पे। कह रहा है ये पहला जो कैपेसिटर है मेरे भाई, ठीक, इस पे तो चार्ज है, इस पे तो चार्ज है, ये मान लो प्लस Q चार्ज है, इस पे इधर माइनस Q चार्ज। ठीक है, कुछ ना कुछ तो चार्ज है, ये कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक, फिर कह रहा है कि जो दूसरा कैपेसिटर है, जो दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस भी कितना है, 2C है, ठीक, वो अनचार्जड है, वो अनचार्जड है। अनचार्जड है तो इसका मतलब देखो, शुरुआत में यहाँ पर जो चार्ज था वो तो था Q, और दोबारा में जो अनचार्जड है, यहाँ पर जो चार्ज है दूसरे वाले कैपेसिटर पे, वो तो है ही नहीं, जो चाहे क्या है, 0 चार्ज है, अनचार्ज है ना। क्लियर है बेटा, ये अनचार्जड है। ठीक, अब होगा क्या, सुनो ध्यान से,
अब मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, कह रहा है ना, ये कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ। जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो ये बताओ, एक पे चार्ज है, एक पे चार्ज नहीं है। ठीक वैसा ही सिनेरियो बन गया। जैसे मैंने बताया था कि दो वेसल हैं, देखो दो वेसल हैं, शुरुआत में इसमें ये पूरा भरा हुआ था और ये पूरा खाली था। यहाँ पे चार्ज था और यहाँ चार्ज है ही नहीं। यहाँ चार्ज कितना है? 0 है। सही है। जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया पैरेलली, जब इन्हें कनेक्ट कर दिया मैंने, तो ये बताओ चार्ज जो है Q1 वाला चार्ज घटेगा और Q2 वाला चार्ज जो है बढ़ेगा। और जब तक बढ़ेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए या पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए। जब मैंने इसको जोड़ दिया बेटा, इससे जोड़ दिया, तो चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होगा या नहीं होगा, ये बता दो। होगा सर। तो इसका पानी नीचे घटेगा और इस पर लेवल बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, और जब तक बढ़ेगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो भैया इस पे जो चार्ज था, ये कैपेसिटर सी है, ये वाला ए वाला था, ये बी वाला था। ये वाला ए वाला कुछ ना कुछ चार्ज क्या करेगा, अपना लॉस करेगा, और ये चार्ज इसको देगा, तो ये भी चार्ज होगा धीरे धीरे, और ये भी अपना चार्ज लॉस करेगा। ठीक है, करेगा नहीं करेगा? तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये दूसरा वाला बी वाला जो है ये चार्ज होगा। मान लो इस पर चार्ज रह गया Q1 डैश और इस पर चार्ज रह गया मान लो Q2 डैश, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल का लेवल सेम ना हो जाए, यही तो होता है। तो ये बताओ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, शुरुआत में इनिशियली चार्ज कितना था टोटल? सर Q1 प्लस Q2। Q1 कितना था सर? Q। और Q2 कितना था? 0। कितना था टोटल चार्ज? Q था इनिशियली। फाइनली चार्ज कितना हुआ मेरे भाई? फाइनली अगर देखा जाए तो देखो दोनों पे चार्ज बढ़ गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक है, क्लियर है। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आपको पता है चार्ज कभी खत्म नहीं होता। जो चार्ज शुरुआत में होगा वही चार्ज, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जो चार्ज इनिशियली जो था वही चार्ज तो फाइनल होगा। बिल्कुल। इनिशियली चार्ज कितना था सर? Q1। अरे बताओ ना, इनिशियल चार्ज कितना था सर? Q था, तो इनिशियल चार्ज हो गया Q, है ना। और फाइनल चार्ज कितना हुआ? ये देखो Q1 डैश और Q2 डैश है। Q1 डैश कितना हुआ बच्चों? Q1 डैश कितना हुआ? C इंटू वी होगा। बताओ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं C इंटू वी। और Q2 डैश कितना हुआ सर? इसका कैपेसिटेंस कितना था? 2C। और ये इसका पोटेंशियल कितना होगा? V होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होंगे। भाई इसका वोल्टेज V होगा तो इसका भी तो वोल्टेज V होगा। तो देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा 2CV हो जाएगा। तो कुल टोटल कितना हो जाएगा? 3CV। तो फाइनल चार्ज कितना आ गया? 3CV आ गया, नहीं आ गया? तो यहाँ लिख देंगे 3CV। ठीक है, बोलो क्लियर है यहाँ पे? ठीक है सर। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? सर V इक्वल टू हो जाएगा Q/3C। ये फाइनल चार्ज होगा, ये फाइनल पोटेंशियल हो गया, जैसे हम कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन पोटेंशियल। तो ये बताओ, इस ए वाले पे चार्ज कितना रहा? चार्ज ऑन ए पर, चार्ज ऑन कैपेसिटर ए पर कितना चार्ज रहा? चार्ज ऑन कैपेसिटर ए पर कितना चार्ज था बेटा? Q1 डैश तो था बाद में जो चार्ज था। और Q1 डैश कितना है? बोलो, अरे Q1 डैश कितना है यहाँ पर निकाला ना भाई। Q1 डैश कितना होगा वो निकाल देंगे। Q1 डैश इक्वल टू होगा CV। कितना होगा बेटा? Q1 डैश बड़ा होगा CV। तो बच्चों C इंटू वी की वैल्यू कितनी है? Q/3C। Q/3C, तो C से C कट गया तो कितना हो गया? Q/3 हो गया। तो आप मुझे अब बताओ, A पर जो चार्ज आया है वो कितना है? Q/3। और शुरुआत में चार्ज कितना था बताओ A पर? ये वाला A ही तो कैपेसिटर था भाई, ये A ही तो था, और ये B था। B शुरुआत में अनचार्ज था। ठीक है, तो A पर जो चार्ज था भाई, A पर जो चार्ज था शुरुआत में कितना था? Q था। कितना था? Q। और अब कितना रह गया? Q/2। तो कितना चार्ज लॉस हुआ वो पूछ रहा है ना। चार्ज लॉस कितना किया A ने? ये पूछ रहा है ना मेरे भाई, चार्ज कितना लॉस किया A के द्वारा? चार्ज लॉस पूछ रहा है भाई A के द्वारा, भाई कैपेसिटर A के द्वारा कितना चार्ज लॉस करेगा? शुरुआत में चार्ज कितना था मेरे भाई बताओ? Q। बाद में चार्ज कितना हो गया? Q/3। कितना लॉस कर दिया इसने? सर 2Q/3 चार्ज लॉस कर दिया ना। एक तो ये पूछ रहा था चार्ज कितना लॉस करेगा, दूसरा पूछा था ये कॉम्बिनेशन जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस Q/3C होगा। कितना हुआ? Q/3C। ये कॉमन पोटेंशियल होगा। जब दो कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे, जब दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? जो जिस कैपेसिटर पे ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, वो क्या करेगा? धीरे धीरे अपना चार्ज दूसरे को देगा, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर B वाला क्या था? अनचार्ज था, इस पर तो खुद चार्ज था ही नहीं।
तो मैंने बताया जब कोई खाली है तो जब इसे कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ से चार्ज यहाँ जाएगा ना भाई, और ये जब तक जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल लेवल सेम नहीं हो जाता। ये चीज़ मैंने बताई। तो चार्ज तो कंजर्व रहा ना, जितना चार्ज मान लो यहाँ पे 1 लीटर पानी था, वो पानी 500 चला गया इधर, तो चार्ज दोनों में बराबर बराबर बढ़ गया ना, चार्ज खत्म थोड़ा ना हुआ। चार्ज यहाँ पे भी 1 लीटर था, अभी भी चार्ज 500 मिला दो तो अभी 1 लीटर ही बनना है, तो चार्ज खत्म का हुआ है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से बोला है कि जो चार्ज शुरुआत में होगा वही चार्ज फाइनली होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने लिख दिया इनिशियल चार्ज कितना था, दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पर चार्ज क्यू है और यहाँ चार्ज जीरो है, क्यू प्लस जीरो कितना हुआ, क्यू हो गया। फाइनल चार्ज कितना हुआ भाई, फाइनल चार्ज बता दिया, क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश, क्यू वन डैश कितना हुआ, इसका कैपेसिटेंस सी इंटू वी है ए वाले का, और बी वाले का कितना है 2C इंटू वी हो जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल निकल जाएगा। ठीक है, क्यू बाई 3C। इसलिए जो अब फाइनल चार्ज रहा क्यू वन डैश, ये कितना रहा, ये हुआ सी इंटू वी, सी इंटू वी, वी की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं क्यू बाई 3C, वो लग दी यहाँ पे क्यू बाई 3 आ गई। तो ए पे फाइनल चार्ज कितना रहा क्यू ए डैश, जो फाइनल चार्ज बचा ए पे कितना हुआ क्यू बाई 3। तो आपने क्या किया, पहले चार्ज ए पे कितना था क्यू, अब बचा हुआ चार्ज कितना है ए पर क्यू बाई 3, ए पर चार्ज कितना बचा क्यू बाई 3, कितना चार्ज खोया इसने, कितना क्यू होया, उसमें से उसको घटा दोगे तो 2Q/3 तो चार्ज लॉस हुआ। तो वही पार्ट पूछ रहा था। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये पार्ट 3 देख लो। पार्ट 3 क्या कह रहा है कि दो स्लैब हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2K और K है, और इनके बीच में भरा हुआ है। ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं, लेकिन फिर से देख लो, कोई बात नहीं, जितना ज्यादा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम सीखेंगे भी। तो हमारे को जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो उतने लगाने हैं यार, ठीक है ना। इसलिए मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के दे रहा हूँ, बढ़िया सॉल्यूशन बना के दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे मेरे सॉल्यूशंस को तो इतना वादा कर रहा हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये देखो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये क्या है d/3, और देखो ये कितना है, ये वाली प्लेट के बीच की दूरी कितनी है 2d/3 है भाई। ठीक है, और इनके बीच के टोटल डिस्टेंस कितनी है सर, d है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है सर, तो कह रहा है कि कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन बताओ। तो ये बताओ, ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसके लिए कैपेसिटेंस C1 मान लेंगे, इसके लिए कैपेसिटेंस C2 मान लेंगे यार। C1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, ये कौन सा एरिया सेम है इसमें और डिस्टेंस डिवाइडेड हो रही है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा नहीं कहलाएगा। मैंने बताया था अगर एरिया सेम होता है और प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिवाइड होती है, डिवाइड होगी या डिफरेंट होगी, जो भी डिवाइड होगी जिस रेशो में, वो डिफरेंट हो, तो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन कैसा होगा, ये सीरीज होगा, याद रखना। ठीक है, तो C1 बता दो, C1 की फॉर्मूला क्या होता है, K कितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है 2K है ना, A एप्सिलॉन नॉट बाई बीच की दूरी कितनी है d/3। ठीक है, यही तो हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा 6K A एप्सिलॉन नॉट बाई d हो गया, ये C1 आ गया। ऐसे बच्चों C2 निकाल लेंगे, C2 कितना हुआ, इनके बीच का मीडियम कितना है K A एप्सिलॉन नॉट बाई, इनके बीच की दूरी कितनी है सर 2d/3। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 K A एप्सिलॉन नॉट बाई d, ये हो गया C2। अगर मान लो मैंने ये मान लिया K A एप्सिलॉन नॉट बाई d को मैंने C मान लिया, तो बताओ C2 बराबर कितना हो जाएगा सर, सिंपल करने के लिए 6C, और ये कितना हो जाएगा सर 3/2 इंटू C हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा C2। ये बताओ, ये इतना समझ में है, ये इजी करने के लिए कर लिया मैंने, बाद में कर लूंगा मैं सॉल्व। ठीक है, बाद में रख दूंगा C की वैल्यू, पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, जब दो कैपेसिटर मेरे सीरीज में लगे हैं, C1 है ये, सॉरी ये C1 है मेरे भाई, C1। ठीक है ना, ये C1 है। मुझे बताओ, जब दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, एक का कैपेसिटेंस C1 है, एक का कैपेसिटेंस C2 है। C2 है 3/2C और C1 है 6C, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने बताया था क्या होता है, C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 बताया था। तो बच्चों C1 की वैल्यू कितनी है 6C, C2 की वैल्यू कितनी है 3/2C अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है 6C, C2 की वैल्यू कितनी है 3/2C। तो बच्चों देखो सॉल्व कर लो से, देखो 2 से काट दो, 2 3 6, तो ये हो गया 9C² अपॉन, यहाँ हो गया देखो एलसीएम ले लो 2, तो ये हो गया 12 और 3 कितना होगा 15C, तो ये 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो गया 18
C² / 15C, तो ये काट दो 3 से, ठीक है, तो कितना आ गया ये 6C, C से C कट गया ये, तो 6C/5 आ गया। अब 6C/5 आ गया तो 6/5, C की वैल्यू बताई थी KA∁0/d थी, तुम्हारा C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 6/5 KA∁0/d आ जाएगा। सही तरीका बताया, इजी तरीका बताया है। यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर लिया करो भाई, ध्यान रखो, इसको कंसीडर कर लो, मान लो, लेट कर लो इसे कि ये C है, क्योंकि यहाँ भी KA∁0/d आ रहा है और यहाँ भी KA∁0/d आ रहा है, इन दोनों को क्या मान लिया, C मान लिया है। तो यहाँ पे जब C लेके चलोगे तो कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा, जब आएगा C बाद में रख लेना C की वैल्यू, ठीक है बेटा। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करिए, इस तरीके की क्वेश्चन ही आते हैं एकेडमिक में, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।